going to explain you the topic verb and its types, क्रिया व उसके प्रकार। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं वर्ब एंड इट्स टाइप्स। तो सबसे पहले गाइस जानते हैं कि वर्ब क्या है। ए वर्ब इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स एन एक्शन, एन इवेंट और अ स्टेट ऑफ बीइंग। क्रिया वह शब्द है जिससे किसी कार्य का करना या होना व्यक्त होता है। इस सेंटेंस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। एग्जाम्पल्स इसको समझ लेते हैं। ही टोल्ड मी एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। उसने मुझे एक मजेदार कहानी सुनाई। इसमें कार्य हुआ है सुनाने का, इसीलिए टोल्ड जो कि टेल की पास्ट फॉर्म है यहाँ पर एक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है और इस सेंटेंस में मेन वर्ब के रूप में यूज हुई है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। शी इज अ डॉक्टर। वह एक डॉक्टर है। इसमें इज वर्ब है जो कि बी की फॉर्म है और यहाँ पर स्टेट को रिप्रेजेंट कर रही है। हमें बता रही है कि सब्जेक्ट कुछ है, तो इसीलिए इज यहाँ पर वर्ब है। इज यहाँ पर लिंकिंग वर्ब है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। दिस बॉय सीम्स टायर्ड। यह लड़का थका हुआ प्रतीत होता है। इसमें सेम वर्ब है जो कि बॉय की स्टेट को प्रेजेंट कर रही है, उसकी स्थिति के विषय में बता रही है कि वो थका हुआ है। तो इस तरह से हम गाइस देखते हैं कि वर्ब एक्शन को भी रिप्रेजेंट करती है और किसी की कंडीशन के विषय में, सब्जेक्ट के विषय में हमें बताती है। A verb can be one word or more than one word. It comes after the subject. Verb एक शब्द भी हो सकता है और एक से अधिक भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल से इसको देख लेते हैं। He writes a letter. वह एक पत्र लिखता है। इसमें राइट वर्ब है जो कि एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। He is writing a letter. वह एक पत्र लिख रहा है। इसमें is writing वर्ब है। He has been writing a letter for an hour. वह एक घंटे से पत्र लिख रहा है। इसमें has been writing verb है। He will have been writing a letter for an hour. वह एक घंटे से पत्र लिख रहा होगा। इसमें will have been writing verb है। ये सेंटेंस अलग अलग टेंस में है, तो इस तरह से हम देखते हैं कि वर्ब एक शब्द भी हो सकता है और एक से अधिक भी हो सकता है। अब फोकस करते हैं वर्ब के काइंड्स पर। अगर गाइस वर्ब की कैटेगरी की बात करें तो हम वर्ब को दो कैटेगरी में डिफाइन कर सकते हैं, फाइनाइट वर्ब एंड नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब के अंतर्गत आती है प्रिंसिपल वर्ब जिसको लेक्सिकल या मेन वर्ब भी कहा जाता है। सेकंड लिंकिंग वर्ब जिसको कॉपुलर वर्ब भी कहते हैं। एंड थर्ड ऑक्सिलरी वर्ब जिसको हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब दो तरह की होती हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब एंड मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। ऐसे ही नॉन फाइनाइट वर्ब भी तीन तरह की होती हैं। फर्स्ट इंफिनिटिव, सेकंड जेरंड एंड थर्ड पार्टिसिपल। तो वन बाय वन इन सब पर फोकस करते हैं। गाइस अगर वर्ब की कैटेगरी की बात करें, फाइनाइट वर्ब को कई तरह से डिफाइन कर सकते हैं। मींस वर्ब रेगुलर है या इरेगुलर है, ट्रांजिटिव है, इंट्रांजिटिव है, पॉजिटिव है, फैक्टिटिव है, स्टेटिव है या डायनामिक है। इस तरह से बहुत सारी कैटेगरी में हम वर्ब को डिफाइन कर सकते हैं। आने वाली वीडियोस में हम उन सभी वर्ब पर डिटेल में फोकस करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि फाइनाइट वर्ब क्या होती है। ए फाइनाइट वर्ब इज द वर्ब दैट चेंजेस इट्स फॉर्म अकॉर्डिंग टू द टेंस एंड द नंबर एंड पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट। It is the main verb of a sentence or a clause. If there is only one verb in a sentence, it will be finite. Finite verb वो verb होती है जो सब्जेक्ट के बाद यूज होती है और सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन की अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर सकती है। सेंटेंस के प्रेजेंट या पास्ट में होने पर हम उसको चेंज कर देते हैं और इस सेंटेंस की मेन वर्ब होती है। अगर किसी सेंटेंस में सिर्फ एक ही वर्ब है तो डेफिनेटली फाइनाइट वर्ब होती है। अब देखते हैं कि नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है। द वर्ब दैट इज नॉट अफेक्टेड बाय पर्सन और नंबर ऑफ द सब्जेक्ट एंड द टेंस ऑफ द सेंटेंस इज नॉन फाइनाइट वर्ब। इट एक्ट्स एज नाउन, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब वो वर्ब होती है जिन पर सब्जेक्ट के नंबर का और उसके पर्सन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और ना ही टेंस का कोई प्रभाव पड़ता है। मींस सेंटेंस पास्ट में हो या प्रेजेंट में हो, सब्जेक्ट किसी भी पर्सन या नंबर का हो, वो सेम रहती हैं। एग्जाम्पल से हम जान लेते हैं कि कौन सी वर्ब फाइनाइट होती है और कौन सी नॉन फाइनाइट होती है। फॉर एग्जाम्पल, आई लाइक रीडिंग बुक्स। मुझे पुस्तकें पढ़ना पसंद है। इसमें दो वर्ब हैं, लाइक एंड रीड। लाइक इस सेंटेंस की मेन वर्ब है जो कि सब्जेक्ट के बाद यूज हुई है
और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज भी कर सकती है। अगर हम सब्जेक्ट के पर्सन को चेंज कर देते हैं तो वर्ब अपने आप को चेंज कर लेगी। मीन्स अगर हम आई की जगह ही को यूज करते हैं तो लाइक को हम सिंगुलर फॉर्म में यूज करेंगे और सेंटेंस हो जाएगा ही लाइक्स रीडिंग बुक्स। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि लाइक सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो गया है, लेकिन रीडिंग सेम है। अगर हम इस सेंटेंस को पास्ट में यूज करें तो सेंटेंस हो जाएगा आई लाइक रीडिंग बुक्स। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यहाँ पर लाइक की फॉर्म चेंज हुई है, लेकिन रीडिंग पर कोई फर्क नहीं पड़ा है, क्योंकि लाइक यहाँ पर फाइनाइट वर्ब है और रीडिंग यहाँ पर नॉन फाइनाइट वर्ब है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, दिस चेयर इज ब्रोकन। यह कुर्सी टूटी हुई है। इसमें इज फाइनाइट वर्ब है, ब्रोकन जो कि पास्ट पार्टिसिपल है, इस सेंटेंस में नॉन फाइनाइट वर्ब है। अगर हम इस सेंटेंस को पास्ट में करते हैं तो यहाँ पर इसकी वर्ब चेंज हो जाएगी और सेंटेंस हो जाएगा दिस चेयर वाज ब्रोकन। यहाँ पर सेंटेंस के नंबर या टेंस की अकॉर्डिंग सिर्फ इज की फॉर्म चेंज होगी, मीन्स बी की फॉर्म चेंज होगी, ब्रोकन पे उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से इज यहाँ पर फाइनाइट वर्ब है एंड ब्रोकन नॉन फाइनाइट वर्ब है। अब देखते हैं कि प्रिंसिपल वर्ब क्या होती है। प्रिंसिपल वर्ब, जिसको लेक्सिकल या मेन वर्ब भी कहा जाता है, ए प्रिंसिपल वर्ब इज अ वर्ब दैट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन एंड इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एक्शन। इट फंक्शंस एज द मेन वर्ब ऑफ अ सेंटेंस और अ क्लॉज। प्रिंसिपल वर्ब वो वर्ब होती है जो कुछ इंफॉर्मेशन देती है और एक्शन को रिप्रेजेंट करती है। मीन्स हमें बताती है कि कुछ कार्य हो रहा है, मीन्स कार्य के होने के विषय में बताती है। और ये सेंटेंस की मेन वर्ब होती है। एग्जाम्पल से इसको समझ लेते हैं। ही गेव मी अ बुक, उसने मुझे एक पुस्तक दी। इसमें कार्य हुआ देने का, इसीलिए गेव जो कि गिव की पास्ट फॉर्म है यहाँ पर एक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है, इसीलिए इस सेंटेंस की मेन वर्ब है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ही टोल्ड मी अ स्टोरी, उसने मुझे एक कहानी सुनाई। इसमें कार्य हुआ सुनाने का, इसीलिए टोल्ड जो कि टेल की पास्ट फॉर्म है इस सेंटेंस की मेन वर्ब है, क्योंकि ये फाइनाइट वर्ब है और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज भी कर सकती है और यहाँ पर एक्शन को भी रिप्रेजेंट कर रही है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। द चाइल्ड वीप्स, बच्चा रोता है। इसमें कार्य हो रहा है रोने का, इसीलिए वीप इस सेंटेंस में वर्ब है, इस सेंटेंस की मेन वर्ब है। अब फोकस करते हैं लिंकिंग वर्ब पर। लिंकिंग वर्ब, जिसको कॉपुलर वर्ब भी कहा जाता है। ए लिंकिंग वर्ब कनेक्ट्स द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस टू अ वर्ड और अ फ्रेज एंड गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट। लिंकिंग वर्ब सब्जेक्ट को किसी वर्ड के साथ या किसी फ्रेज के साथ जोड़ देती है, एक ऐसे वर्ड के साथ जो कि सब्जेक्ट के विषय में कुछ इंफॉर्मेशन देता है, और उस वर्ड को हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। और वो सब्जेक्ट के विषय में इंफॉर्मेशन देता है, इसीलिए उस वर्ड को हम सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। लिंकिंग वर्ब को अपने मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए हमेशा ही किसी वर्ड या फ्रेज की आवश्यकता होती है, उसके बिना उस सेंटेंस का मीनिंग कंप्लीट नहीं होता है। इस सेंटेंस की स्ट्रक्चर होती है सब्जेक्ट प्लस लिंकिंग वर्ब प्लस सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। और सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट के रूप में नाउन, एडजेक्टिव या फिर पार्टिसिपल को यूज किया जाता है। सम लिंकिंग वर्ब्स आर बी, is, are, am, was, were, become, look, seem, grow, taste, appear, feel, get। एग्जाम्पल से गाइस इनको समझ लेते हैं। दे आर स्टूडेंट्स, वे विद्यार्थी हैं। इसमें आर लिंकिंग वर्ब है, क्योंकि वो सब्जेक्ट को मींस दे को एक ऐसे वर्ड से जोड़ रही है जो कि हमें सब्जेक्ट के विषय में इंफॉर्मेशन दे रहा है, बता रहा है कि वो क्या है। तो वो स्टूडेंट्स हैं, वो विद्यार्थी हैं। तो यहाँ पर सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट के रूप में नाउन को यूज किया गया है। ही लुक्स हैप्पी, वह प्रसन्न दिखाई देता है। इसमें लुक लिंकिंग वर्ब है, क्योंकि वो सब्जेक्ट को एक ऐसे वर्ड से जोड़ रही है जो कि सब्जेक्ट के विषय में इंफॉर्मेशन दे रहा है। मीन सब्जेक्ट को सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट से जोड़ रही है। हैप्पी जो कि एक एडजेक्टिव है, यहाँ पर सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट के रूप में यूज हुआ है। दे सीम टायर्ड, वो थके हुए प्रतीत होते हैं। इसमें सीम लिंकिंग वर्ब है, क्योंकि वो सब्जेक्ट को एक ऐसे वर्ड से जोड़ रही है जो सब्जेक्ट के विषय में इंफॉर्मेशन दे रहा है। इसमें टायर्ड जो कि पास्ट पार्टिसिपल है, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट के रूप में यूज किया गया है। अब फोकस करते हैं ऑक्सिलरी वर्ब पर, जिसको हेल्पिंग वर्ब भी कहा जाता है। ऑक्सिलरी verbs आर द verbs that are used to help the main verb to express its meaning in accordance with tense or mood।
ऑक्सिलरी वर्ब वो वर्ब्स होती हैं जो कि मेन वर्ब के साथ यूज की जाती हैं टेंस को डिफाइन करने के लिए या फिर मूड को डिफाइन करने के लिए। ये दो तरह की होती हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब एंड मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। तो सबसे पहले जानते हैं कि प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती है। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के अंतर्गत आती हैं बी की फॉर्म्स, डू की फॉर्म्स एंड हैव की फॉर्म्स। बी की फॉर्म्स मींस इज, आर, एम, was, were। डू की फॉर्म्स डू, डज, डिड। हैव की फॉर्म्स हैज, हैव, हैड। गाइस, बी, डू और हैव की फॉर्म किसी भी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी यूज की जा सकती है और मेन वर्ब के रूप में भी यूज की जा सकती है। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। दे आर प्लेइंग, वे खेल रहे हैं। इसमें कार्य हो रहा है खेलने का, इसीलिए प्ले इस सेंटेंस की मेन वर्ब है। और आर आर का यूज यहाँ पर टेंस को डिफाइन करने के लिए मेन वर्ब के साथ किया गया है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, मैंने अपना कार्य पूरा कर लिया है। इसमें फिनिश जो कि सेंटेंस की मेन वर्ब है उसके साथ हैव का यूज किया गया है। हैव इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज किया गया है और यहाँ पर बता रहा है कि ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, इसीलिए हैव यहाँ पर प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है। अब देखते हैं कि कैसे मेन वर्ब के रूप में यूज होती है। आई हैव अ डॉग, मेरे पास एक डॉग है। इसमें हैव मेन वर्ब है। हम देख रहे हैं कि इसके साथ किसी और वर्ब को यूज नहीं किया गया है, तो इसीलिए इस सेंटेंस में हैव इस सेंटेंस की मेन वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है। आई डू माई वर्क, मैं अपना कार्य करता हूँ। इसमें डू इस सेंटेंस की मेन वर्ब है और यहाँ पर इसके साथ किसी और वर्ब को यूज नहीं किया गया है, मीन्स यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज नहीं की गई है, इस सेंटेंस में मेन वर्ब के रूप में यूज की गई है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बी, डू और हैव की फॉर्म को हम मेन वर्ब के रूप में भी यूज कर सकते हैं और ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में भी यूज कर सकते हैं। अब जानते हैं कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होती हैं। A modal verb is a verb that is used with main verb to indicate mood or tense। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब वो वर्ब होती है जो कि टेंस को बताने के लिए या मूड को बताने के लिए मेन वर्ब के साथ यूज की जाती है। कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट, ought to, नीड, यूज टू। ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। इसमें ought और यूज्ड इनके बाद टू का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल से इसको समझ लेते हैं। यू कैन जंप, तुम कूद सकते हो। इसमें जंप जो कि मेन वर्ब है उसके साथ कैन का यूज किया गया है। कैन जो कि एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। इट मे रेन टूडे, आज बारिश हो सकती है। इसमें रेन जो कि यहाँ पर मेन वर्ब के रूप में यूज हुआ है और मे यहाँ पर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है जो कि मेन वर्ब को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर यूज की गई है, मेन वर्ब को हेल्प करने के लिए यहाँ पर यूज की गई है। अब गाइस देखते हैं कि नॉन फाइनाइट्स वर्ब क्या होती हैं। नॉन फाइनाइट्स वर्ब तीन तरह की होती हैं, इन्फिनेटिव, जेरंड एंड पार्टिसिपल। तो सबसे पहले देखते हैं कि इन्फिनेटिव फॉर्म क्या होती है। एन इन्फिनेटिव इज अ वर्ब फॉर्म that acts as a noun, adjective or adverb. It is formed with टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। इन्फिनेटिव वर्ब की वो फॉर्म होती है जो कि किसी भी सेंटेंस में नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब के रूप में यूज की जाती है और इसकी स्ट्रक्चर होती है टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, मींस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इन्फिनेटिव दो तरह के होते हैं, एक जिसके साथ हम टू को यूज करते हैं और दूसरा जिसके साथ हम टू का यूज नहीं करते हैं। जिन इन्फिनेटिव के साथ हम टू का यूज नहीं करते हैं उनको बेयर इन्फिनेटिव कहते हैं। वो भी सेंटेंस में नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब के रूप में यूज किए जाते हैं। टू प्ले, टू ईट, टू राइट, टू बाई, इस तरह से हम इन्फिनेटिव की फॉर्म बनाते हैं। एग्जाम्पल से वो समझ लेते हैं। आई लाइक टू स्विम, मुझे तैरना पसंद है। इसमें दो वर्ब हैं, लाइक एंड स्विम। लाइक इस सेंटेंस की मेन वर्ब है जो कि फाइनाइट वर्ब है और स्विम यहाँ पर नॉन फाइनाइट वर्ब है, इसके साथ टू की फॉर्म को यूज किया गया है, इसीलिए ये इन्फिनेटिव है और इस सेंटेंस में नाउन के रूप में यूज की गई है। एक और एग्जांपल लेते हैं। टू वॉक इज यूजफुल, टहलना लाभदायक है। इसमें टू वॉक इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है, इसीलिए यहाँ पर इसका यूज नाउन के स्थान पर किया गया है और इसके साथ टू की फॉर्म को यूज किया गया है, इसीलिए ये इन्फिनेटिव है और नॉन फाइनाइट वर्ब है। अब देखते हैं कि जीरंड क्या होते हैं।
Gerund is a word that is formed with a verb by adding ing and acts as a noun. gerund वर्ब की वो फॉर्म होती है जो कि वर्ब में ing ऐड करने से बनाई जाती है और ये किसी भी सेंटेंस में नाउन के रूप में यूज की जाती है। प्लेइंग, स्विमिंग, डांसिंग, लर्निंग, इस तरह से हम gerund फॉर्म बनाते हैं। एग्जाम्पल्स इसको समझ लेते हैं। आई लाइक स्विमिंग, मुझे तैरना पसंद है। इसमें दो वर्ब हैं, लाइक एंड स्विम। लाइक इस सेंटेंस की मेन वर्ब है और स्विम इस सेंटेंस में नॉन फाइनाइट वर्ब है, क्योंकि ये इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के स्थान पर आई है और ऑब्जेक्ट की जगह पर हम नाउन या प्रोनाउन को यूज करते हैं और यहाँ पर ऑब्जेक्ट के स्थान पर एक वर्ब को यूज किया गया है, उसकी जीरंड फॉर्म को यूज किया गया है जो कि इस सेंटेंस में नाउन का फंक्शन कर रही है। एक और एग्जांपल लेते हैं, वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। वॉकिंग जो कि वर्ब में आईएनजी ऐड करने से बना है, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है और सब्जेक्ट के रूप में हम नाउन या प्रोनाउन को यूज करते हैं, इसलिए वॉकिंग वर्ड यहाँ पर सब्जेक्ट में, इसीलिए वॉकिंग वर्ड का यूज यहाँ पर नाउन के स्थान पर किया गया है और यहाँ पर नाउन के स्थान पर जेरन फॉर्म को यूज किया गया है। गाइस, किसी भी सेंटेंस में जहां पर इंफिनिटिव नाउन के रूप में यूज हुआ है वहां पर हम उसकी जेरन फॉर्म को भी यूज कर सकते हैं, जिससे कि सेंटेंस के मीनिंग में कोई चेंज नहीं होता है। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, वॉकिंग इज यूजफुल। इसमें वॉकिंग जो कि जेरन फॉर्म है इस सब्जेक्ट में नाउन के रूप में यूज हुई है, इसकी जगह हम इन्फिनेटिव को भी यूज कर सकते हैं, मीन्स हम कह सकते हैं टू वॉक इज यूजफुल। दोनों ही सेंटेंस करेक्ट हैं। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, आई लाइक स्विमिंग, मुझे तैरना पसंद है। इसमें स्विमिंग जो कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है और इस सेंटेंस में नाउन के स्थान पर यूज हुआ है, इसकी जगह हम इन्फिनेटिव को भी यूज कर सकते हैं, मीन्स हम ये भी कह सकते हैं आई लाइक टू स्विम। ये दोनों ही सेंटेंस करेक्ट हैं। ये दोनों ही सेंटेंस करेक्ट है, मीन्स जब किसी सेंटेंस में इन्फिनेटिव नाउन के रूप में फंक्शन करता है तो उसकी जगह हम उसकी जीरन फॉर्म को भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ऐसा हम हमेशा नहीं कर सकते हैं। सब्जेक्टिव केस में हम जीरन के स्थान पर इन्फिनेटिव को यूज कर सकते हैं, लेकिन कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जिनके साथ सिर्फ इन्फिनेटिव फॉर्म को ही ऑब्जेक्टिव केस में यूज किया जाता है और कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जिनके साथ हम सिर्फ जेरंड को ही यूज करते हैं। इस तरह से सब्जेक्टिव केस में हम जेरंड के स्थान पर इन्फिनेटिव को यूज कर सकते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव केस में मेन वर्ब पर डिपेंड करता है कि उसके साथ जेरंड फॉर्म को यूज करना है या उसके साथ इन्फिनेटिव फॉर्म को यूज करना है। और कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनके साथ जेरंड या इन्फिनेटिव में से किसी को भी यूज किया जा सकता है। अब देखते हैं कि पार्टिसिपल क्या होते हैं। हाँ, पार्टिसिपल इज अ वर्ड दैट इज फॉर्म्ड फ्रॉम अ वर्ब एंड एक्ट्स एज अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और एन एडवर्ब। पार्टिसिपल वो वर्ड होता है जो कि वर्ब से बनता है और किसी भी सेंटेंस में वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब के रूप में यूज किया जाता है। तीन तरह के पार्टिसिपल होते हैं, फर्स्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल, सेकंड पास्ट पार्टिसिपल एंड थर्ड परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड करके बनता है, बिल्कुल जीरंड की तरह दिखाई देता है। हेयरिंग, जंपिंग, सीइंग, वॉकिंग, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। एग्जाम्पल से इसको समझ लेते हैं, दे आर प्लेइंग, वे खेल रहे हैं। इसमें प्ले जो कि सेंटेंस की मेन वर्ब है और आईएनजी उसमें ऐड किया गया है, इसीलिए प्रेजेंट पार्टिसिपल है। गाइस, इस सेंटेंस में वर्ब के रूप में यूज की गई है इसलिए प्रेजेंट पार्टिसिपल है, किसी नाउन के रूप में यूज नहीं की गई है, इसीलिए हम इसको चिल्ड्रन नहीं कहेंगे, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। एक और एग्जांपल लेते हैं, आई सा ए बर्निंग हट, मैंने एक जलती हुई झोपड़ी देखी। इसमें दो वर्ब हैं, सा और बर्न। सा इस सेंटेंस की मेन वर्ब है, फाइनाइट वर्ब है। बर्न नॉन फाइनाइट वर्ब है, यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड करके यहाँ पर बनाई गई है और इस सेंटेंस में एडजेक्टिव के रूप में यूज हुई है, क्योंकि ये यहाँ पर नाउन को क्वालिफाई करी, नाउन से पहले यूज हुई है इसीलिए एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के रूप में आईएनजी फॉर्म को यूज किया गया है, इसीलिए प्रेजेंट पार्टिसिपल है। अगर नाउन के रूप में यूज किया जाता तो वो जीरन फॉर्म होती, लेकिन यहाँ पर एडजेक्टिव के रूप में यूज किया गया है, इसीलिए प्रेजेंट पार्टिसिपल है। एक सेकंड पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल मींस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। फॉर एग्जांपल, ब्रोकन जो कि ब्रेक की थर्ड फॉर्म है, लॉस्ट जो कि लूज की थर्ड फॉर्म है, वुंडेड जो कि वुंड की थर्ड फॉर्म है। ये सब पास्ट पार्टिसिपल के एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल्स इसको समझ लेते हैं,
देयर इज अ ब्रोकन चेयर, यहाँ पर एक टूटी हुई कुर्सी है। यहाँ पर ब्रोकन एक एडजेक्टिव है क्योंकि वो नाउन से पहले यूज हुआ है और नाउन के विषय में बता रहा है। और यहाँ पर थर्ड फॉर्म को यूज किया गया है, इसीलिए ये पास्ट पार्टिसिपल है। एक और एग्जांपल लेते हैं। आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, मैंने अपना कार्य पूरा कर लिया है। इसमें फिनिश जो कि सेंटेंस की मेन वर्ब है और थर्ड फॉर्म यहाँ पर यूज की गई है, इसीलिए फिनिश्ड यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल है। थर्ड, परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल मीन्स हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसका यूज गाइस हम तब करते हैं जब एक कार्य समाप्त होने के बाद दूसरा कार्य शुरू किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ही टुक हिज फूड ही वेंट टू स्कूल, उसने अपना खाना लिया, वह स्कूल चला गया। इसमें हम इस सेंटेंस को कंबाइन करने के लिए हम परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। इसमें जो काम पहले होता है उसकी फॉर्म को हम परफेक्ट पार्टिसिपल में यूज करते हैं। इस सेंटेंस को परफेक्ट पार्टिसिपल को यूज करके हम इस तरह से भी बना सकते हैं, हैविंग टेकन फूड ही वेंट टू स्कूल। इन दोनों ही सेंटेंस का मीनिंग सेम है, तो इस तरह से हम परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। जो काम पहले होता है उस वर्ब को हम परफेक्ट पार्टिसिपल में चेंज कर देते हैं, जैसे कि हमने इस सेंटेंस में टुक को हैविंग टेकन में चेंज किया है। तो गाइज ये था वर्ब और उसके टाइप्स पर आज का वीडियो। आई होप कि आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज उसे लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।